हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। देखिएगा, रीट मुख्य परीक्षा 2023 के लिए क्लास नंबर 17 लेकर आया हूँ। भूगोल की आपकी क्लासें चल रही है। अभी हमारे वन्य जीव संरक्षण से संबंधित टॉपिक चल रहा है। आज इस वीडियो में क्लास नंबर 17 में हम मृगवन जंतुआलय कंजर्वेशनल रिजर्व वन संरक्षण पुरस्कार और वन शब्दावली के बारे में अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो देखिएगा, लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न 100% आपसे पूछा जाएगा साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। इसके पहले हमने 16 जो क्लासें पढ़ी है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो राजस्थान का परिचय हमने पढ़ लिया है। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में राजस्थान की झीलें हमने पढ़ी है साथियों। राजस्थान की नदियां हमने पढ़ी है और राजस्थान के वन्य जीव जो आपके ठीक है वन्य जीव संरक्षण जो क्षेत्र है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं? मृगवन के बारे में, जंतुआलय के बारे में, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, वन संरक्षण पुरस्कार के बारे में और वन शब्दावली के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ का आनंद लीजिएगा साथियों, बिल्कुल आनंद लीजिएगा, क्योंकि आनंद लोगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। मज़ा करके सीखोगे तो निश्चित रूप से हमें हर चीज़ याद रहेगी साथियों। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लें तो राजस्थान जी के क्लास नंबर 17 में देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं, बाघ परियोजनाएं पढ़ ली है और अभ्यारण्य के बारे में भी हमने पढ़ लिया है साथियों। आगे हम बात करेंगे तो मृगवन के बारे में बात करने वाले हैं। और मृगवन की बात करें, मृग का मतलब क्या होता है? मृग का मतलब मृगवन, मृग प्लस वन, इससे इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो वन का मतलब तो सभी जानते हो, मृग का मतलब हिरण से लिया जाता है साथियों। देखिएगा, एक एक मृगवन के बारे में बात करेंगे और गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आप पूरा वीडियो देखोगे तो हर चीज़ समझ में आपके आने वाली है। राजस्थान में मृगवनों की बात करें, राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जी के हम पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में मृगवनों की बात करें तो इसकी कुल संख्या है 7। कितनी है? मृगवनों की संख्या कितनी है? कुल 7 है साथियों। और यहाँ पर 7 मृगवनों को पढ़ने वाले हैं और मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से आपको 7 के 7 मृगवन याद करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपके आता है चित्तौड़गढ़ मृगवन। देखो, चित्तौड़गढ़ नाम ही क्या है? चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़, राजस्थान में 33 जिले। कितने जिले राजस्थान में? 33 जिले। उसमें एक जिला आपके आता है चित्तौड़गढ़ जिला। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि चित्तौड़गढ़ मृगवन कहाँ पर स्थित है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ ही नाम है तो चित्तौड़गढ़ में ये स्थित होगा साथियों। तो आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। जो 7 मृगवन है उसमें से एक मृगवन है आपके चित्तौड़गढ़ मृगवन, और ये कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित है। तो इसमें याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है साथियों। इसकी स्थापना, चित्तौड़गढ़ मृगवन की स्थापना 1969 में की गई थी और यह सबसे प्राचीन मृगवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके चित्तौड़, जो मेवाड़ वंश था साथियों, राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ वंश था, इसका कहाँ पर, इसका मुख्यालय कहाँ पर था? चित्तौड़ में स्थित था। तो साथियों, यहाँ पर एक मृगवन बनाया गया जिसका नाम था चित्तौड़गढ़ मृगवन, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन भी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में चित्तौड़गढ़ मृगवन की स्थापना की गई थी और ये कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो मैं आपको 7 के 7 मृगवन याद करवाने वाला हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। दूसरे मृगवन की बात करें तो दूसरा मृगवन है सज्जनगढ़ मृगवन साथियों, जो कि आपके कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में सज्जनगढ़ मृगवन की स्थापना की गई थी। मैंने बोला है आपसे कि 7 के 7 मृगवन आपको याद यहीं पर होने वाले हैं साथियों। कैसे होने वाले हैं? तो एक बार आप 7 के 7 मृगवन को पढ़िएगा और उसके बाद में आप बिल्कुल क्लियर कह सकते हो कि भाई 7 के 7 मृगवन आपको याद हो गए हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है आपके सज्जनगढ़ मृगवन, जो कि आपके उदयपुर में स्थित है और स्थापना कब की गई थी? 1984 में
की गई थी। तीसरे नंबर पे आता है आपके पुष्कर मृगवन। तो भाई पुष्कर मृगवन को याद करने की कोई बात ही नहीं रही। जैसे चित्तौड़गढ़ मृगवन जो है आपको याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं, चित्तौड़गढ़ में स्थित होगा। पुष्कर झील के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि राजस्थान की एक मीठे पानी की झील है साथियों। कौन से पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? आपके अजमेर में पड़ता है। तो पुष्कर मृगवन भी कहाँ पर है साथियों? अजमेर में स्थित है। और अजमेर में कौन से स्थान पर स्थित है? पंचकुंड नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? पंचकुंड नामक स्थान पर आपके पुष्कर मृगवन स्थित है, जो कि आपके अजमेर में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट चौथे नंबर पे हम बात करें तो चौथे नंबर पे जो मृगवन आता है वो आता है माचिया सफारी पार्क। साथियों माचिया सफारी पार्क जो मृगवन है यह आपके जोधपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। मैं आपको सातों के सातों मृगवन याद करवाने वाला हूँ। मैं आपको 10 बार बोल चुका हूँ कि राजस्थान में टोटल 7 मृगवन है और सातों के सातों मृगवन में आपको याद करवाने वाला हूं। बिल्कुल निश्चिंत होकर के चीज़ों को पढ़िएगा साथियों। माचिया सफारी पार्क कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। स्थापना 1985 में की गई थी। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान भी है। कौन सा? माचिया सफारी पार्क देश का प्रथम वानस्पतिक। क्योंकि साथियों मरु वानस्पतिक की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जोधपुर में स्थित है और जोधपुर का जो इलाका है ये किस में आता है? मरुस्थल में आता है। और मरुस्थल में आने के कारण मरु वानस्पतिक उद्यान के रूप में ये प्रसिद्ध है। 5वें नंबर पे बात करें तो चलिए 5वें नंबर को देखते हैं। 5वें नंबर पे आता है अशोक विहार मृगवन। साथियों अशोक विहार मृगवन आपके जयपुर जिले में पड़ता है और 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? अशोक विहार मृगवन की स्थापना 1986 में की गई। और कहाँ पर पड़ता है आपके? ये जयपुर में पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि अशोक विहार मृगवन कहाँ पड़ता है? जयपुर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1986 ईस्वी में की गई साथियों। 6ठे नंबर पे जो मृगवन आता है वो है आपके संजय उद्यान मृगवन, जो कि आपके जयपुर में स्थित है। और जयपुर में भी कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा नामक स्थान पर संजय उद्यान मृगवन स्थित है साथियों, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 ईस्वी में की गई थी साथियों। और 7वां और जो अंतिम मृगवन है आपके वो है अमृता देवी मृगवन। भाई अमृता देवी मृगवन याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको चित्तौड़गढ़ मृगवन याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई चित्तौड़गढ़ कहाँ पर रहेगा? चित्तौड़ में रहेगा। पुष्कर मृगवन कहाँ रहेगा? आपके अजमेर में रहेगा। और अमृता देवी मृगवन कहाँ रहेगा? खेंजड़ली जोधपुर में रहेगा साथियों। अमृता देवी का नाम सभी ने सुन रखा होगा। 363 लोगों के साथ खेंजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था साथियों अमृता देवी ने। तो अमृता देवी मृगवन कहाँ की रहने वाली थी? ये खेंजड़ी जोधपुर की रहने वाली थी। और यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी लगता है। क्यों लगता है वृक्ष मेला यहाँ पर विश्व का? क्योंकि आप सभी को पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 363 लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था साथियों। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी खेंजड़ली जोधपुर में लगता है। ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है? अशोक मृगवन और संजय मृगवन ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर जिले में स्थित है। माचिस ली अमृता ने जोधपुर से, मतलब माचिस का मतलब किससे लिया जाता है? माचिया सफारी से लिया जाता है। तो माचिया सफारी वन भी कहाँ पर स्थित है? माचिया सफारी मृगवन जोधपुर में। किसने ली साथियों? अमृता ने ली। तो अमृता देवी मृगवन भी आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो अशोक संजय दोनों दोस्त थे, दोनों जी जयपुर के रहने वाले थे। 2 मृगवन तो ये हो गए। माचिस कहाँ से ली? आपके जोधपुर से ली। किसने ली? अमृता देवी ने। तो माचिया सफारी और अमृता देवी 2 मृगवन ये हो गए। ये दोनों ही कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। 4 हो गए साथियों। सज्जन लोग उदयपुर में रहते। कहाँ रहते हैं सज्जन लोग? मैंने कहा था ना आपसे कि सातों के सातों मृगवन आपको यहीं पर याद करवाने वाला। तो सज्जनगढ़ जो मृगवन है ये उदयपुर में है। सज्जन लोग कहाँ पर रहते हैं? उदयपुर में। याद रख सकते हो। पुष्कर अजमेर में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चित्तौड़ कहाँ है?
चित्तौड़गढ़ मृगवन है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। पुष्कर मृगवन कहाँ है? अजमेर में। सज्जन लोग कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। मतलब सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ है? उदयपुर में। अशोक और संजय नाम के दो दोस्त हैं जो कहाँ पर रहते हैं साथियों? जयपुर में। तो ये दोनों ही मृगवन कहाँ पर है? अशोक संजय मृगवन जयपुर में। माचिस किसने ली? अमृता देवी ने। कहाँ से ली? जोधपुर से। तो माचिया सफारी और अमृता देवी जो मृगवन है ये आपके जोधपुर में पड़ते हैं। तो 4 तो ये हो गए, फिर सज्जनगढ़ उदयपुर में 5 हो गए, और पुष्कर अजमेर में 6 हो गए, और चित्तौड़गढ़ में 7 मृगवन इस प्रकार से आपको याद रह जाएंगे साथियों। अशोक संजय दो दोस्त से जो जयपुर के निवासी थे। माचिस अमृता देवी ने ली जोधपुर से, तो माचिया सफारी पारो और अमृता देवी। सज्जन लोग कहाँ रहते? उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ आपके सज्जनगढ़ जो साथियों यहाँ पर बात करें तो सज्जनगढ़ मृगवन कहाँ पर है? उदयपुर में। पुष्कर अजमेर में, और चित्तौड़गढ़ में साथियों। तो इस प्रकार से आप 7 मृगवनों को अच्छी तरह से याद कर सकते हो। आगे हम बात करें जंतुआलय की, तो राजस्थान में 5 जंतुआलय है, जबकि मृगवनों की संख्या कितनी है साथियों? 7 है। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? 3 है। उसके बाद में हमने बाघ परियोजना पढ़ी, तो बाघ परियोजना की संख्या कितनी है साथियों? 4 है। उसके बाद में हमने अभयारण्य की संख्या पढ़ी, तो अभयारण्य की संख्या कितनी है? 27 है। उसके बाद में हमने मृगवन पढ़े, तो मृगवन की संख्या कितनी है? 7 है। अब हम पढ़ने वाले जंतुआलय के बारे में। तो राजस्थान में कुल जंतुआलय की संख्या 5 है साथियों, जिसमें पहला जो जंतुआलय आता है वो आपके जयपुर जंतुआलय। कौन सा आता है साथियों? जयपुर जंतुआलय आता है। राजस्थान का पहला और राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय भी। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। तो जयपुर में ही जयपुर जंतुआलय स्थित है साथियों, जो कि राजस्थान का प्रथम और राजस्थान का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जंतुआलय है। 1876 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। किसको? जयपुर जंतुआलय की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। मतलब तब अपना भारत देश है वो आज़ाद नहीं होता साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है, सबसे पुराना भी यही है, सबसे पहला भी यही है, और सबसे बड़ा जो जंतुआलय है वो भी आपके जयपुर जंतुआलय साथियों। मगरमच्छ व घड़ियालों का प्रजनन केंद्र यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जयपुर जंतुआलय में मगरमच्छ और घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो जयपुर जंतुआलय के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है राजस्थान में जंतुआलय की संख्या कितनी है साथियों? 5 है, जिसमें पहला जंतुआलय कौन सा आता है? जयपुर जंतुआलय। सबसे पहला है, सबसे पुराना है, 1876 ईस्वी में स्थापित है, सबसे बड़ा जंतुआलय है, और मगरमच्छ व घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी स्थित है इसमें। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे जो जंतुआलय की हम बात करेंगे, तो दूसरे नंबर पे आपके आता है उदयपुर जंतुआलय। भाई नाम से पता चल रहा है कि उदयपुर जंतुआलय तो कौन से जिले में पाया जाएगा साथियों? उदयपुर जिले में ही ये पाया जाएगा। तो उदयपुर जंतुआलय उदयपुर जिले में स्थित है। 1878 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। मतलब ये भी आज़ादी के पहले ही का ही जंतुआलय है। गुलाब बाग में ये स्थापित है साथियों। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में एक स्थान पड़ता है गुलाब बाग, वहाँ पर उदयपुर जंतुआलय स्थापित है। 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ पर अब ये स्थापित है? गुलाब बाग में ये स्थापित है साथियों। तो ये आपके दूसरा जंतुआलय पड़ता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे जो है वो है बीकानेर जंतुआलय। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे उदयपुर जंतुआलय था तो उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? उदयपुर में। उसी प्रकार जो आपके बीकानेर जंतुआलय है इसकी स्थापना भी कहाँ की जाएगी साथियों? बीकानेर में ही की जाएगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1922 ईस्वी में बीकानेर जंतुआलय की स्थापना की गई थी, और वर्तमान में ये बंद है। जो राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं इसमें से वर्तमान में एक जंतुआलय बंद है साथियों। कौन सा? बीकानेर जंतुआलय, जो वर्तमान में क्या है? बंद है। और स्थापना कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। और बीकानेर जंतुआलय कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में ये स्थित है साथियों। आगे बात करेंगे चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जो जंतुआलय आता है वो आपके कौन सा है साथियों? जोधपुर जंतुआलय। नाम से पता चल रहा है कि जोधपुर जंतुआलय है, तो फिर कहाँ पर ये स्थित होगा? जोधपुर में स्थित होगा साथियों। 1936 ईस्वी में ये स्थापित किया गया था। मतलब ये भी भारत की आज़ादी के पहले ही स्थापित कर दिया गया था। कौन सा जंतुआलय साथियों? जोधपुर जंतुआलय। कब स्थापित किया गया? 1936 ईस्वी में।
गोडावण के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में ये जो जंतुवालय है ये प्रसिद्ध है साथियों। जो आपके जोधपुर जंतुवालय है गोडावण, गोडावण जो कि राजस्थान का क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। इस राज्य पक्षी के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में जोधपुर जंतुवालय प्रसिद्ध है। अब आज का अंतिम और पांचवा जंतुवालय देख लेते हैं। तो पांचवा जंतुवालय आपके कोटा जंतुवालय। नाम से पता चल रहा है कि कोटा जंतुवालय कहाँ पर होगा साथियों, कोटा में स्थित होगा। 1954 में स्थापित किया गया था। 1954 में मतलब भारत देश आजाद हो गया था साथियों। राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुवालय भी है। कौन सा, आपके जो कोटा जंतुवालय है राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुवालय है। जबकि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जंतुवालय की बात करें तो हमने जो पहले नंबर पे पढ़ा था साथियों, कौन से नंबर पे पढ़ा था, पहले नंबर पे जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था साथियों, आपके पहले नंबर पे वो था आपके जयपुर जंतुवालय। ये सबसे पहला और प्राचीन जंतुवालय था। जबकि छठे नंबर पे हम बात करें तो छठे नंबर पे कौन सा आता है साथियों, पांचवें नंबर पे कोटा जंतुवालय आता है, जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुवालय है और आज़ादी के बाद स्थापित जंतुवालय है। क्योंकि यहाँ पर 1954 में इसको स्थापित किया गया था। 1947 में तो भारत देश आज़ाद हो गया था और 1954 में इसको स्थापित किया गया था। मतलब भारत देश आज़ाद होने के बाद में कोटा जंतुवालय की स्थापना की गई थी साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें। अब जोहड़ बीड़ के बारे में पढ़ने वाले। जोहड़ बीड़ क्या, जोड़ बीड़, जिसको जोर बीड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा साथियों। यह ईस्टर्न एशिया फ्लाईवे के पक्षियों का नया ठिकाना बना है। कौन सा, जोड़बीड़, जो जिसको जोड़बीड़ भी कहते हैं, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, जोड़बीड़ या जोरबीड़, ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है साथियों। जोड़बीड़ एशिया की सबसे बड़ी ओपन डंपिंग साइट है। थाईलैंड से 4066 किलोमीटर लंबी उड़ान भरकर करीब 900 ब्लैक काइट अर्थात जो आपके मिलवस माइग्रेस गोविंद प्रजाति के जो चील है, जिसको हम देसी भाषा में गिद्ध भी कहते हैं साथियों, यहाँ पर आकर पहली बार जोड़बीड़ रिजर्व IBS साइट पहुंचे हैं साथियों। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि जो आपके थाईलैंड के जो गिद्ध प्रजाति है वो कितने किलोमीटर उड़ करके आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पहुंचे। तो 4066 किलोमीटर लंबी उड़ान, देखो कितनी लंबी उड़ान है साथियों, इतनी लंबी उड़ान भर करके ये यहाँ पर आए हैं। यह पहली बार किसी शिकारी पक्षी का थाईलैंड से राजस्थान के रेगिस्तान की ओर मूवमेंट है। तो इतनी बड़ा ये यहाँ पर देखिए, इतनी बड़ी ये घटना हुई है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, इसलिए आपको इस घटना को विशेष तौर पे याद रखना है। कौन सी घटना को, जोड़बीड़ एशिया की सबसे बड़ी डंपिंग साइट है। मतलब जोड़बीड़ घटना या जोरबीड़ घटना को आपको अच्छी तरह से याद रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करते हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व की। तो सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में है वो जालोर और सिरोही जिला में स्थित है साथियों, जो 2008 में स्थापित किया गया है। जो सुंदा माता आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा, सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो इसी में स्थित है साथियों। यही राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। और कौन से जिलों में स्थित है, जालोर और सिरोही जिलों में ये स्थित है। कब स्थापित किया गया था, 2008 में ये स्थापित किया गया था साथियों। जबकि सबसे छोटे की बात करें, सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके रोटू कंजर्वेशन रिजर्व जो नागौर में स्थित है, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। यह राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। और सबसे बड़ा कौन सा है, जालोर और सिरोही में स्थित है साथियों। आगे बात करें तो सबसे पहला, सबसे छोटा देख लिया, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे पहला और सबसे नवीनतम भी देखेंगे साथियों। तो सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व आपके बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जो टोंक में स्थापित 2008 में किया गया था। जबकि सबसे नवीनतम मनसा माता का कंजर्वेशन रिजर्व है, जो आपकी झुंझुनू जिले में स्थापित किया गया था। तो देखिएगा, इन चारों ही फैक्टों को आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिरोही में स्थित है, 2008 में स्थापित किया गया था। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, जो कहाँ है, नागौर में 2012 में स्थापित किया गया था। सबसे प्रथम कंजर्वेशन जो रिजर्व है ये बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जो टोंक जिले में 2008 में स्थापित किया गया।
और सबसे जो नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपके झुंझुनू जिले में मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है साथियों। तो इन चारों को ही अच्छी तरह से याद रखना है, बिल्कुल नोट्स बनाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कैक्टस गार्डन साथियों। कौन सा है? कैक्टस गार्डन। नाम सुन रखा होगा कुलधरा का। कुलधरा भूतों का गांव, राजस्थान में जिसको क्या कहते हैं? भूतों का गांव कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। एक रात में ही यहाँ पर जितनी भी जनसंख्या रहती थी, जितने भी मनुष्य रहते थे, किसी महामारी के कारण या किसी दैवीय शक्ति के कारण इस पूरे गांव को खाली करके चले गए थे साथियों। तो ये जो कैक्टस गार्डन है ये कुलधरा में स्थित है, जो भूतिया गांव कहलाता है, जैसलमेर में पड़ता है और भूतों का गांव इसको कहते हैं साथियों। हर्बल गार्डन आपके पुष्कर अजमेर में स्थापित किया गया है। और पहला मरु वानस्पतिक पार्क आपके माचिया सफारी जोधपुर में स्थापित किया गया है साथियों। माचिया मतलब माचिस किसने ली थी? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि माचिस किसके द्वारा ली गई थी साथियों, किसके द्वारा ली गई थी? यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था साथियों। देखिए, सबसे बड़ा स्मृति वन भी इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा स्मृति वन कौन सा है? तो जो सीकर में है ये राजस्थान का सबसे बड़ा स्मृति वन है। खिंजरली, जोधपुर, अमृता देवी, याद आया ना आपको कि यहाँ पर जो राजस्थान का पहला मरु वानस्पतिक पार्क है ये माचिया सफारी जोधपुर में है। और आपके जो खेंजड़ली नामक स्थान है ये भी आपके जोधपुर में ही स्थित है साथियों। अमृता देवी ने कहाँ से माचिस ली थी? जोधपुर से। तो माचिया सफारी और अमृता देवी जो मृगवन है ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है साथियों। आगे हम बात करें तो वन संरक्षण हेतु जो पुरस्कार दिए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पुरस्कार आता है वो है आपके अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार। कौन सा आता है साथियों? अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार। आप सभी को पता होगा कि 363 लोगों के साथ अमृता देवी ने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था साथियों। इसी वजह से जो वन संरक्षण के क्षेत्र में जो सबसे पहला और जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? अमृता देवी वन्य संरक्षण पुरस्कार, जो साथियों 1994 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार? 1994 से दिया जाता है। यह पुरस्कार वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान का वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण जो पुरस्कार है यही आपके वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है साथियों। आगे बात करें तो इस पुरस्कार में किसी संस्था को 1 लाख रुपए तक व व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम पाली निवासी गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। तो देखो, अगर किसी को अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार मिलता है जो 1994 से आपके लागू है साथियों, तो देखिएगा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर कोई संस्था इसकी हकदार है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और कोई एक विशेष व्यक्ति इसका हकदार है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं साथियों? 50,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो पुरस्कार है सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? पाली का निवासी था गंगाराम बिश्नोई। इसके द्वारा ही आपके कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया गया था साथियों? अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया गया था साथियों। आगे हम दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरा पुरस्कार कौन सा है? वन पंडित पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है आपके दूसरे नंबर पर आता है? वन पंडित पुरस्कार, जो राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च वन पुरस्कार है। इसमें 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाती है साथियों। अगर किसी को वन पंडित पुरस्कार मिलता है तो साथियों उसको कितने रुपए कैश में मिलते? 10,000 रुपये साथियों। और दूसरा सर्वोच्च वन पुरस्कार ये स्थित है। देखिएगा, पहला कौन सा है सर्वोच्च वन पुरस्कार? अमृता देवी वन पुरस्कार जो है यह राजस्थान का सर्वोच्च वन पुरस्कार है। जबकि वन पंडित पुरस्कार जो है साथियों राजस्थान का दूसरा सेकंड आपके दूसरे नंबर पे सर्वोच्च वन पुरस्कार है साथियों। जबकि प्रथम नंबर पे कौन सा आता है? अमृता देवी वाला आता है।
तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है वन लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार। नाम से पता चल रहा है वन के संबंध में इसमें कुछ लिखा जाता है और कुछ अनुसंधान किया जाता है साथियों। यह पुरस्कार वनों पर पुस्तक लिखने शोध करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो जो व्यक्ति वनों पर पुस्तक लिखता है या पर वनों पर शोध करता है उनको वन लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये तीसरा पुरस्कार है। अब चौथे नंबर के पुरस्कार को देखेंगे। चौथे नंबर का पुरस्कार है आपके वृक्ष मित्र पुरस्कार। कौन सा साथियों? वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसे इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र यहाँ पर वृक्ष मित्र पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 19 नवंबर को दिया जाता है। तो आपके जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है यह प्रत्येक वर्ष किस महीने में दिया जाता है? आपके नवंबर महीने में दिया जाता है। किस डेट को दिया जाता है? 19 नवंबर को दिया जाता है। एक वर्ष की बात नहीं है, हर एक वर्ष में जो वृक्ष मित्र पुरस्कार है ये जिसको दिया जाता है साथियों ये 19 नवंबर को ही दिया जाता है। और इस वृक्ष मित्र पुरस्कार को इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे जो पुरस्कार आता है वो आता है महावृक्ष पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साथियों? महावृक्ष पुरस्कार, जो 1995 में आरंभ किया गया था। यह पुरस्कार सबसे प्राचीन वृक्ष की देखभाल करने पर पूरे गांव को दिया जाता है। तो महावृक्ष पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1995 में शुरू किया गया था। और ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं देते हैं। जो आपके महावृक्ष पुरस्कार है ये संपूर्ण गांव के लोगों को दिया जाता है साथियों। संपूर्ण गांव के लोगों को महावृक्ष पुरस्कार दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? क्योंकि संपूर्ण गांव के जो लोग हैं इसको प्राप्त करने के लिए सबसे प्राचीन गांव में जो वृक्ष होता है उसकी देखभाल का कार्य करते हैं, उनको ही महावृक्ष पुरस्कार 1995 दिया गया है साथियों। नेक्स्ट छठे नंबर पे बात करें तो छठे नंबर पे आपका आता है वन प्रहरी पुरस्कार, जो कि साथियों यह पुरस्कार गांव की वन प्रबंधन समिति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो गांव में वन प्रबंधन समिति है उसको ही वन प्रहरी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है साथियों। तो देखिएगा कौन कौन से हमने वन्य जीव पुरस्कार के बारे में पढ़ा है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अमृता देवी वन संरक्षण पुरस्कार के बारे में पढ़ा, जो सबसे बड़ा है साथियों और सबसे प्राचीन है। इसके बाद में जो हमने जो पढ़ा है साथियों वो कौन सा है? आपके वन पंडित पुरस्कार। वन पंडित पुरस्कार के बारे में क्या पढ़ा कि यह राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च वन पुरस्कार है साथियों। कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च वन पुरस्कार है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 10,000 रुपये कैश में दिए जाते हैं। तीसरा जो हमने पुरस्कार पढ़ा है वो कौन सा है? वन लेखन एवं अनुसंधान पुरस्कार। तो इसमें जो वनों से संबंधित चीज़ों को लिखते हैं, पुस्तकों को लिखते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चौथा हमने पढ़ा है वृक्ष मित्र पुरस्कार साथियों। इसका नाम किसके आधार पर रखा गया है साथियों? इसे इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी कहते हैं। और पुरस्कार ये जो पुरस्कार है वृक्ष मित्र पुरस्कार, कब इसका आरंभ किया गया? 19 नवंबर को इसका आरंभ किया गया साथियों। पांचवें नंबर पे जो पुरस्कार पड़ा है वो आपके महावृक्ष 1995 में आरंभ किया गया था। और महावृक्ष जो पुरस्कार है ये पुरस्कार सबसे प्राचीन वृक्ष की देखभाल करने वाले पूरे गांव को दिया जाता है। कि जो प्राचीन वृक्ष आपके गांव में स्थित है उसके संपूर्ण जो देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है साथियों ये पूरे गांव को दी जाती है। तो वो जो सही तरीके से इसको निभाते हैं उसको ही महावृक्ष पुरस्कार देते हैं। छठा नंबर पे बात करें तो छठा नंबर पे वन प्रहरी पुरस्कार, जो कि साथियों गांव की वन प्रबंधन समिति को दिया जाता है। तो मृग वन हमने पढ़ लिए, राजस्थान में जंतुआलों के बारे में हमने पढ़ लिया है, राजस्थान की शब्दावली के बारे में हमने पढ़ लिया है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब आपके जो 7वें नंबर पे पुरस्कार आता है उसको देखेंगे। अभी आपके 6 पुरस्कार हुए हैं, मैंने सोचा कि भाई पूरे हो गए होंगे, लेकिन 7वां और 8वां पुरस्कार यहाँ पर है। तो 7वां पुरस्कार आता है वन पालक पुरस्कार, जो कि साथियों देखिएगा यह है पूर्व स्कोर वन विभाग में कार्यरत। पूर्व स्कोर क्या साथियों? यहाँ पर मैंने लिखा था यहाँ पर जो पूर्ववृत्त होते हैं, कौन से होते हैं? पूर्ववृत्त, मतलब पहले से ही वन विभाग में कार्यरत श्रेष्ठ जो कार्मिक होते हैं उन व्यक्तियों को दिया जाता है वन पालक पुरस्कार। जो वन विभाग में श्रेष्ठ और
कार्यरत जो व्यक्ति होते हैं उनको ही वन पालक पुरस्कार दिया जाता है। जबकि 8वें नंबर पे बात करें तो 8वें नंबर पे आता है आपके वन वानिकी पुरस्कार साथियों, जो कि शिक्षण संस्था, खनन क्षेत्र और ग्राम पंचायत आदि संस्थाओं को दिया जाता है। तो ये कौन सा है आपके वन वानिकी पुरस्कार। तो वन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है साथियों। देखिएगा, अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब वन शब्दावली के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो वन शब्दावली के अंतर्गत जो पहली शब्दावली आती है वो है आपके ओरण। ओरण किसको कहा जाता है? धार्मिक स्थान के क्षेत्र में वनों का संरक्षण करना ओरण कहलाता है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में ओरण को रखत भी कहा जाता है। तो ओरण का मतलब क्या है कि जो धार्मिक स्थान के क्षेत्र है साथियों, कौन से धार्मिक स्थान, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, यहाँ के जो धार्मिक स्थान हैं इनके क्षेत्र में वनों का संरक्षण किया जाता है। और इन वनों के संरक्षण को ही किस नाम से जाना जाता है? ओरण के नाम से जाना जाता है साथियों। और उत्तरी अरावली क्षेत्र में ओरण को किस नाम से जाना जाता है? रखत के नाम से भी जाना जाता है। तो ओरण का सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या है कि जो धार्मिक स्थान के क्षेत्र है वहाँ पर वनों की रक्षा करना ही क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है साथियों। वन से संबंधित दूसरी शब्दावली देखेंगे तो दूसरी शब्दावली आपकी आती है बाब या वाब। बाब या वाब क्या होता है? रियासत काल में जनता द्वारा वनोपयोग की एवज में लिया जाने वाला कर वाब कहलाता है। तो देखो, वाब या बाब का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर साथियों रियासत काल की बात की जा रही है। तो इसमें जनता के द्वारा वनोपयोग के एवज में, मतलब वन का जो उपयोग किया जाता है उसकी एवज में जो लिया जाने वाला जो कर होता है साथियों, उसको ही वाब या बाब के नाम से जाना जाता है। कि जैसे आप वन के जो पेड़ पौधे उनके उपयोग कर रहे हो और वहाँ का जो शासक है साथियों वो आपसे क्या ले रहा है? कर ले रहा है, तो उसी को वाब या बाब के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है आपके केसर छाट। किसी मंदिर से केसर लेकर आसपास के क्षेत्र में केसर छिड़ककर वन संरक्षण करना केसर छाट कहलाता है। जैसे आपके आसपास क्या है साथियों? कोई मंदिर स्थित है, यहाँ से आपने क्या ली? केसर ली साथियों, और उस केसर को कहाँ पर डाला? जो आपके यहाँ पर मंदिर का जो आसपास का क्षेत्र है उसको वहाँ पर डाल दिया। तो साथियों वहाँ पर उस चीज़ की क्या हो गई? तो साथियों इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? केसर छाट कहा जाता है। केसर छाट क्या है? वन से संबंधित हम शब्दावली पढ़ रहे हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे आता है आपके राड़ी। राड़ी किसको कहते हैं? किसानों द्वारा कृषि भूमि के मध्य वन संरक्षण करना ही क्या कहलाता है? राड़ी कहलाता है। कृषि भूमि के मध्य वन संरक्षण मतलब कृषि भी कर रहे हैं और बीच में क्या कर रहे हैं साथियों? उस कृषि के बीच में वनों का संरक्षण कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? राड़ी कहा जाता है साथियों। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पे आता है आपके खड़ाना। खड़ाना किसको कहते हैं? विश्नोई समाज के द्वारा पेड़ों की रक्षा हेतु दिया जाने वाला बलिदान ही क्या कहलाता है? खड़ाना कहलाता है। और साथियों इसी खड़ाना को साका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साका के नाम से जाना जाता है। तो जो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं और साथियों इसी बलिदान को खड़ाना या साका के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे आपके ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आपके वन्य जीव, वन्य संरक्षण, अभयारण्य सारी चीज़ें आपके पूरी हो चुकी है। अब आपके मृदा वाला टॉपिक कल से चलने वाला है। कौन सा टॉपिक चलने वाला है साथियों? मृदा, मिट्टी से संबंधित आपके टॉपिक चलने वाला है। तो बंद करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।